बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का सप्ली का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप बहुत से पीछे पास्ट पेपर्स कर चुके हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें रिपीट हो रही हैं एंड स्लाइड चेंज के साथ आ रही हैं। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस आप कह सकते हैं जो न्यू होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Section B, question number 1, calculate the number of gram atoms in 35 grams of hydrogen gas and 0.1 kg of carbon. अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पूछा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस मींस के H2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम नहीं पूछा हुआ, हाइड्रोजन गैस पूछा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कहा हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे अगर उनको ये नहीं पता कि ग्राम एटम क्या है, तो ग्राम एटम मोल्स को ही कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मास हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है, उसका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 की फॉर्म में लिख लिया 35 ग्राम्स। मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है जो कि kg में गिवन है, उसको हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्राम्स में आ जाएगा। तो अब आप इसी को यही टर्म यूज़ करें। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हाइड्रोजन मास ओवर मोलर मास, तो आपके पास 17.5 मोल्स या ग्राम एटम्स आ जाएंगे। और कार्बन का मास ओवर मोलर मास निकालेंगे तो 8.33 ग्राम एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो ये पूरा सेकंड क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल टेक्निक का चैप्टर इसमें एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, अब है हमारे पास एक्सप्लेन वाई डायमंड इज़ हार्ड एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसको देख लें कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल में आया हुआ है पहले। ठीक है, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज़ हार्ड ड्यू टू रिजिड एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी कार्बन से मिलकर बना होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, ये क्योंकि इस किस वजह से हार्ड होता है, क्योंकि इसका रिजिड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेयर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 4 नेबर्स इन द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। अब बेसिकली इसका हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 के 4 ही नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे होते हैं और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं। ठीक है, दिस मेक्स द डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, यानी कहते हैं कि सबसे हार्डेस्ट थिंग जो है वो जो एग्जिस्ट करती है वो डायमंड है। ठीक है, अब डायमंड इज़ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। अब इसका आपने आंसर देना है। पहले हमने हार्ड का तो बता दिया कि वो हार्ड किस तरह से, क्योंकि वो यानी 3 डायमेंशनली नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। ठीक है, अब ये इंसुलेटर क्यों है? बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग बॉन्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। देख लें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से इनको याद कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। ये 2013 का, हाँ जी, फर्स्ट पेपर था, उसका 19 MC शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, KMT थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसको प्रूव करना है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन शायद सॉल्युबिलिटी कर्व की नहीं आई, तो वो भी आप देख लें। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है सॉल्युबिलिटी कर्व की यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गिवन क्वांटिटी ऑफ ले लेनी है। ठीक है, यानी आपने देखना है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, यानी आपके पास सॉल्वेंट 100 cm³ है या 500 cm³ है या 1000 है या 1 लीटर है, जितना भी है, उसके अंदर कितनी मैक्सिमम जो है वो अमाउंट सॉल्यूट की आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके यूनिट्स हैं ग्राम्स पर cm³ और मोल्स पर dm³। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कर्व की क्या डेफिनेशन है? अ कर्व ड्रॉन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है, वैसे बुक में से आप किसी भी एक सॉल्ट वगैरह का देख लें सॉल्युबिलिटी कर्व, और उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं एज अ एग्जांपल। ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी कर्व की डेफिनेशन यही है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी लेनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, क्योंकि देखिए टेम्परेचर तो आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉल्युबिलिटी को देखना है कि वो बढ़ रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कॉन्स्टेंट है, क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली हमने ना
ऑलरेडी पास्ट पेपर्स जो आपने किए हैं तो उसमें आपने देख लिया था कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें वो वाली सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, आपने 3 किस्म के सॉल्ट्स देखे हैं कि जिनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है, फिर जिनकी डिक्रीज़ करती है और जिनकी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट में NaCl है। ठीक है, तो वो वाली एग्जाम्पल्स 3 आप इस लाइन में कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये भी ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट वाले पेपर्स में 2013-14 में ऑलरेडी आ चुका है। हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आर बोथ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बट द साइज ऑफ द हीलियम आयन इज मच स्मॉलर देन हाइड्रोजन एटम। वाई? ठीक है, तो ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन 0.3 मोलल सोल्यूशन। तो बेसिकली वो आपने मोलल सोल्यूशन दिया हुआ, तो मोलैलिटी का फार्मूला आना चाहिए और उसमें आप ये देखें यूरिया का मास डालेंगे और वाटर का भी मास डालेंगे, लेकिन जो है वो किस में डालेंगे? केजी में डालें। मैं यहाँ 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने केजी में डालना है। अच्छा, मास ऑफ यूरिया फाइंड करना है। मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना है। मास ऑफ वाटर 100 ग्राम्स दिया हुआ है, उसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और मोलैलिटी 0.3 दी हुई है। इस तरह से डाटा लिख लिया करें पहले। ठीक है, और मोलर मास ऑफ यूरिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया 60। अब ये देखें, सिंपल मोलैलिटी का फॉर्मूला डाला। ये देखें, मोलैलिटी का फॉर्मूला डाला, मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू 1/, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर इन केजी। देखिए ब्रैकेट में हम सब कुछ वो लिखते हैं प्रॉपर्ली, जिसका हमें पता होता है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, यूनिट्स क्या हैं, तो ये देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हम अगर मास ऑफ यूरिया बाकी हमने सब फिल कर दिया। मोलैलिटी 0.3 थी, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 था और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो है वो 0.1 था। और अब इसको हम मास ऑफ यूरिया के लिए अरेंज करेंगे तो 60 और 0.1 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1.8 ग्राम यूरिया आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये भी बेसिकली मैंने आपको करवा तो दिया है यूरिया वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन ये मोलैलिटी के और मोलैरिटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी पीछे आप कर चुके हैं, तो ये स्लाइड चेंज के साथ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नया है, अभी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जो कि नया हो, ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू एक्सट्रैक्ट सोडियम मेटल। तो ये आपके ओल्ड सिलेबस में था, आपकी बुक में से एक्सक्लूडेड है। डिफाइन यूनिट सेल एंड हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। अब ये एक नया क्वेश्चन है क्योंकि यूनिट सेल की डेफिनेशन और क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आपने इससे पहले नहीं की। ठीक है, तो अभी देखें ये दो डेफिनेशन सिंपल आपने याद कर लेनी है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल which shows all the properties of its पैटर्न इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। यानी एक क्रिस्टल है आपके पास, यानी कोई भी कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका, तो क्रिस्टल का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा होता है, पूरी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, उसको आप क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, द यूनिट सेल डिस्क्राइब्स द पैटर्न बाय विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल। यूनिट सेल में हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है किस तरह से अरेंज हुए हैं, उनके दरम्यान में कौन सा एंगल है, कौन सी लेंथ है, क्या है बॉन्ड लेंथ वगैरह, सब कुछ पता चलता है यूनिट सेल से। ठीक है, इसी तरह क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आपने याद करनी है। एन एरे ऑफ पॉइंट्स, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और आइंस। यानी अब वो कह रहे हैं कि अगर आप पॉइंट्स को अरेंज कर लें, जैसे कि अगर हम देखें इस तरीके से, अगर हम इनको अरेंज करते हैं ना, यानी एटम्स को, यानी अरेंजमेंट एरे ऑफ पॉइंट्स की अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट जो है वो शो किसको कर रही है? ये जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है ये किस चीज़ को शो कर रही है? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आइंस या मॉलिक्यूल्स को शो कर रही है। ठीक है, an array of points representing the arrangement of particles in three-dimensional space is called crystal lattice। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट्स की अरेंजमेंट है बेसिकली ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रही है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिव रीजन विच एवर गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ द कैथोड रेज रिमेन्स द सेम। अब आपको पता है कि ये वाली चीज़, ये वाला कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि अगर हम जो है वो कैथोड रेज की नेचर चेंज नहीं होती, क्योंकि आप कोई भी गैस यूज़ करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे और कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, एंड वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडली एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन।
273 केल्विन में बेसिकली देखें वाटर वेपर्स जो हैं वो 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो वेपर्स की फॉर्म में नहीं रहते, यानी गैशियस फॉर्म में नहीं रहते। तो अब यानी ये इतना आप कह सकते हैं कि ये 273 केल्विन जो है वो क्या है, हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है जिसमें अब वाटर वेपर्स जो है वो वेपर्स यानी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इस पे वो आपस में उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होती हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई दे डू नॉट बिहेव आइडियली, ठीक है, इस वजह से वो आइडली बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइडली बिहेव अगर करें तो वो यानी जब भी हम गैशियस पार्टिकल्स के बारे में कहते हैं कि जब वो आइडली बिहेव करेंगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं, हम कहते हैं देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस बिटवीन देम। बट वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड at 0 degree centigrade water molecules have strong force of attractions and they are in the solid form, that's why they do not behave ideally, ठीक है। ये सिंपल सा है, जर्नल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू मेजर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी उसमें सिलेबस में से एक्सक्लूडेड है, मेथड आपका एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। सिंपल आपको ग्लास कैलोरीमीटर या जिसको आप कहते हैं कि कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर की सिंपल उनकी आप कह लें डेफिनेशंस और इक्वेशंस वगैरह जो है वो आपको तैयार करवा दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर एट एसटीपी व्हेन यू हैव 1 मोल ऑफ अ गैस एंड 2 मोल ऑफ अ गैस। देखें कितना आसान है, यानी आपने आर को कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, एसटीपी पे भी सीखा हुआ है और सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई में भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे आपने 2 दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक में आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 लगाने और एक में 2 लगाने हैं। सिंपल ये देखें, एसटीपी पे प्रेशर जो है वो 1 atm होता है और वॉल्यूम 22.414 dm³ होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे या 2 होंगे, ठीक है, टेम्परेचर वही होगा 273 केल्विन, ठीक है। तो ये आपने जब वैल्यूज़ लगाई एन नहीं आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो पी वी ओवर एन टी से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक तो आंसर आ जाएगा 0.0821 और दूसरा आ जाएगा 0.0411, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। ये ऐसे ही जर्नल से है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने वैसे सॉल्व करवा दिया न्यूमेरिकल्स, क्योंकि स्लाइड चेंज के साथ जो होते हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये भी एक जर्नल सा क्वेश्चन है। इफ़ वाटर हैव ओनली वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर लाइव्स। अब आपकी बुक में असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो फ़ायदे हैं ना वो लिखा हुआ है, यानी आप अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो डीएनए है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका स्पाइरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लींजिंग एक्शन होता है, वाटर के अंदर जो है वो चीज़ें सॉलिबलाइज होती हैं, ये सब यानी उसके जो है वो फ़ायदे लिखे हुए हैं। तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती वाटर में तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती या ना होती तो क्या इफेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, जो फ़ायदे एडवांटेजेस हमने देखे, तो वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे। इफ़ वाटर हैड ओनली वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ फॉर एग्जांपल। अब जैसे कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फ़ायदा पड़ा है कि आइस का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो क्या होता है कि उसके दरमियान में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस पर एक ख़ास डिस्टेंस तक करीब आते हैं। उसके बाद और ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो करीब नहीं आएंगे, ठीक है, बल्कि उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो ख़ास किस्म की जो है वो एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, ठीक है, जैसे ये है। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इतना दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह करके। तो ये इन लार्ज एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो है ना वो वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ठीक है, ये इस तरह से लार्ज एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो आइस के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमने अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो वाटर भी जो है वो लेस डेंस ना होती। अगर लेस डेंस नहीं होगी तो फिर सारी की सारी जहाँ पे टेम्परेचर कम है या कोल्ड सीजन में, विंटर सीजन में सारा का सारा वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आइस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अब ये देखें, डीएनए स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रॉयड, फूड मटेरियल्स विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है enzymes will be destroyed because due to absence of hydrogen bonding protein structure of enzymes will be destroyed and ice will not float on the water making marine life completely finished
in cold season, ठीक है. Soap and detergents will lose their cleansing and action. Adhesives and glues can stick to other surfaces due to absence of, cannot stick, यहाँ पे can लिख दिया, cannot stick to other surfaces due to absence of hydrogen bonding. तो ये सारे के सारे इसके जो है वो disadvantages थे. फिर हमारे पास आ जाता है ये एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने वाला, ठीक है. तो ये एक्सक्लूडेड है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डिराइव दी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन फॉर स्पारिंगली सॉल्युबल PbF2. ये भी सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है. सॉल्युबिलिटी की आपने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, ठीक है. अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट इस तरह से दे दिया जाए स्पारिंगली सॉल्युबल, तो आपने उसको इसी तरीके से लिखना है. तो इस वजह से ये आपको स्लाइड चेंज के साथ क्वेश्चन है, तो ये मैं करवा रही हूँ. जैसे कि व्हेन लेड फ्लोराइड इज मिक्सड विद द वाटर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, ठीक है. ये देखें वाटर के अंदर ये जाएगा, लेड +2 और फ्लोराइड के ऊपर माइनस होता है, तो इसके 2 आइंस बनेंगे, ठीक है. और केसी का यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे. केसी तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है. सिंस PbF2 इज स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट्स कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. ये बहुत ही कम सॉल्युबलाइज होता है, ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट हम कहते हैं कॉमन रहता है. जब एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ जब हम ये देखें PbF2 को जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके केसी कांस्टेंट के साथ इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अनदर कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा KSP, ठीक है. तो ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो लिख लिया, ठीक हो गया. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था. डिफाइन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है. ये भी आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है. ये देखें क्वेश्चन भी 2015 में रिपीट हो रहा है. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाउ दिस सीरीज कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो ये फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये वाला मैं आपको एक हेल्पिंग वीडियो सेंड कर रही हूँ. तो इसमें से अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन और उसके कुछ एडवांटेजेस के पॉइंट्स याद कर लेने हैं, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, ठीक है. तो ये शॉर्ट में आएगा, तो इसमें ज़्यादा अगर आपने 3 भी पॉइंट्स लिख लिया तो ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट मतलब 19th क्वेश्चन है. Question number 19. Give reason the rate of a chemical reaction is ever changing parameter under the given conditions, ठीक है. अब ये सिंपल है, ये इसमें तो कोई इतना लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होता किस वजह से है, ठीक है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है. ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं ना. अब रिएक्टेंट्स जितना ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो जितना अच्छे से कोलाइड करेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना. तो आहिस्ता आहिस्ता जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. तो ये चीज़ हमने बतानी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molar concentration of the reactants, each raised to a power in a balanced chemical equation. So as the reaction proceeds, the concentration of the reactant decreases, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है बिकॉज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है. टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही चेंज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, ठीक है. अब हमारे पास आ जाता है गिव रीजन रेट ऑफ अ केमिकल, अच्छा सेकंड इसका था द डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0 बट वाटर इज 1.85 डिबाई. अब ये देखें 2006-13 के फर्स्ट पेपर में ये रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है. तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें यहाँ पे आया हुआ था डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और CS2 की 0 है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड या और वाटर आ जाएगा, ठीक है, उसकी चेंज है, ठीक है. अब ये 2022 में भी पेपर 2 के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपने कैसे इसको लिखना कैसे, आप पहले इसका सीक्वेंस चेक कर लें. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड है या CS2 है या कोई भी और CCl4 आपको लिखवा दिया जाए, कोई भी ऐसा जिसका डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाता है, तो वो आपने उसको कैसे लेकर चलना. बिकॉज CO2 हैज़ लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है. अब आपने उसका बताना है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन कार्बन, ठीक है, वेयर द डायपोल बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है. तो बेसिकली अगर कोई भी और आपके पास आ जाए, तो आपके जैसे CCl4 है, CCl4 का भी डायपोल मोमेंट 0 है, तो आप उसका कहेंगे बिकॉज CCl4 हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वेयर उसके जो होंगे ना डायपोल्स, वेयर
फोर डायपोल्स जो कि इक्वल और ऑपोजिट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। वेयर द डायपोल्स बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो दे आर नॉन पोलर एंड हैव जीरो डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर बन जाता है और उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको CCl4 का कह रही हूँ ना, तो CCl4 का इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनके इक्वल एंड ऑपोजिट जो पोल्स होंगे ना वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा। और अगर किसी और का जो है वो आपने बताना है पहले स्ट्रक्चर, यानी आप पहले स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं और फिर उसके डायपोल्स के बारे में बता रहे हैं कि उसके डायपोल्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बताया, डायपोल्स का बताया कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, फिर हमने उसका बताया कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, और फिर उसके डायपोल मोमेंट के बारे में बताया, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेयर SO2 हैज़ अ बेंड ज्योमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर वेयर द डायपोल्स डू नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो इट इज़ अ पोलर एंड हैव डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1.62, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हम कहेंगे यहाँ पर वाटर का पूछा हुआ है कि वाटर का 1.85 क्यों है, तो हम सेम यही काम जो हमने SO2 के लिए किया है हम वाटर के लिए करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर एज वाटर हैज़ अ बेंड ज्योमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन where the dipoles do not cancel the effect of each other, so water is a polar and have dipole moment 1.85, ठीक है। यानी ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आ जाता है सेक्शन C, ठीक है। अब अगेन ये जो स्टोक्यू का न्यूमेरिकल है 3A, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं सैंड और कार्बन को रिएक्ट करवा के। सैंड जो है वो 100 ग्राम है, एक्सेस कार्बन है और 51.4 kg जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड बन रही है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड बता दें। तो बेसिकली ये आपके पास बहुत ही आसान यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मास ऑफ सैंड दिया हुआ था, मोलर मास ऑफ सैंड भी फाइंड आउट कर लिया, मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ था, ठीक है, उसको भी आप ग्राम्स में कर लें और मोलर मास जो है वो भी फाइंड आउट कर लें। तो जो मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड यानी प्रोडक्ट का दिया हुआ है वही एक्चुअल यील्ड भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल यील्ड, और आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपने सिंपल पहले क्या करना है, मोल्स निकाल लेने हैं, मोल्स ऑफ सैंड, ठीक है, ये उसका ग्राम्स में था, ठीक है, डिवाइड बाय उसका मोलर मास जो है वो इक्वल आ जाएगा इतने मोल्स के, ठीक है। तो आप 10 की पावर 3 को साइड पे लिखते रहें क्योंकि आपने केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, आप जो है वो सैंड को सिलिकॉन कार्बाइड के साथ कंपेयर कर लें। बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल इसका 1 मोल ही बना रहा है, ठीक है, तो 1.66 10 पर 3 मोल्स इसके भी वही बनाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास जब सिलिकॉन कार्बाइड के मोल्स आ गए हैं तो हम उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास आ जाएगा। अब आप सिंपल परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। एक्चुअल यील्ड जो आपको दी हुई थी इसमें डाटा में, ठीक है, और वो उसको केजी में दी हुई थी, आप ग्राम्स में कर लें, ठीक है। 51.4 इंटू 10/3, अब ये थियोरेटिकल यील्ड आई है मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 77 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टोक्यू के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सारे इसी तरीके के होंगे और वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे क्योंकि हर पेपर में वो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाई दैट द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ सोडियम एसिटेट इन एसिटिक एसिड डिक्रीजेज द डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिटिक एसिड एंड हैंस द पीएच आल्सो डिक्रीजेज। तो बेसिकली ये कॉमन आइन इफेक्ट है, ठीक है। आपने इसमें कॉमन आइन इफेक्ट का लफ्ज़ ज़रूर यूज़ करना है कि ये कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से हो रहा है कि जब हम जो है वो जनरली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड एंड इट आयनाइजेज एज फॉलोज, ठीक है, ये इस तरह से आयनाइज होता है, ठीक है। अब इसमें एसीटेट आइन है और हाइड्रोजन आइंस हैं। अब जब हम इसमें एक जो है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे लेकिन उसमें भी वही आइन होना चाहिए जो इसमें है, ठीक है, तो फिर इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। इफ़ हाईली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम एसिटेट इज़ एडिड इन एसिटिक एसिड तो फिर क्या होगा, ड्यू टू कॉमन आइन इट इंक्रीजेज एसिटेट आइन कंसनट्रेशन, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कॉमन आइन की वजह से ये क्या कर देगा, एसिटेट आइन की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर देगा, सो इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन आइन टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड इन दिस वे डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज एंड ऑल्सो द पीएच डिक्रीजेज, ठीक है। ये देखें इस तरीके से सोडियम एसिटेट ने भी एसिटेट आइन दे दिए थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल भी जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो एसिटेट आइन ज़्यादा होगा तो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आइन के साथ कंबाइन होकर दोबारा से एसिटिक एसिड बना लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है और पीएच भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आप कह सकते हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट
का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये एक नया था, ठीक है। पूरे आप पेपर में देख ली, सिर्फ मेरे ख्याल में एक ये क्वेश्चन नया आया है और एक पीछे शायद सॉल्युबिलिटी कर्व वाला था, ठीक है। अच्छा, ब्रीफली डिस्क्राइब सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, ये भी एक्सक्लूडेड है। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज एग्जिबिटेड बाय बोथ एलिमेंट्स एंड बाय कंपाउंड्स एक्सप्लेन, ये सिंपल ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला टॉपिक है, ठीक है। सॉलिड्स में से आया हुआ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम N2 टू N3 एंड N9 टू N10। पहले तो आपने आर हाइड्रोजन गैस का जो रेडियस है सेकेंड ऑर्बिट का कैलकुलेट करना है रेडियस, फिर थर्ड का, फिर उनका डेल्टा आर निकाल लेना, फिर नाइन्थ का कैलकुलेट करना है और 10 का, और फिर उसका डेल्टा आर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये ऑलरेडी आप अगर खुद भी करते तो कर लेते। ये देखें ट्रांजिशन टेम्परेचर रिपीट हो रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जब N2 2 से 3 में जाएगा और 9 से 10 में जाएगा, ठीक है। तो ये पहले मैंने जर्नल लिखा। जर्नल जब भी हम लिखेंगे, चाहे वो एनर्जी वाला हो, एनर्जी की वैल्यू वाला हो, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट या डेल्टा ई हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमने पूरा जेड भी हमें शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम लिखा। हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, सो ये हाइड्रोजन के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये देखें, Rn निकाला, R2 निकाला, R3 निकाला और फिर डेल्टा R निकाल दिया, ठीक है। यानी 2 और 3 के दरम्यान में ये डिस्टेंस है। फिर Rn फाइंड आउट किया, R9 और R10 और फिर डेल्टा R निकाल लिया, तो यानी रेडियस ऑफ 9 और 10 के दरम्यान का ये डिस्टेंस है, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। देन हमारे पास ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज द फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम स्टेज। तो लीच एटलेट के क्वेश्चंस जो है वो सब के सब रिपीटेड में आएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये वाला इतना ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट करना सिखाया है स्लाइड्स वगैरह में, ठीक है, सब पेपर्स में देखें। अब क्या होगा, ये आप कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें हमें पता चल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो अगर हम चेंज ऑफ टेम्परेचर पूछा हुआ है, चेंज ऑफ टेम्परेचर में आपने दोनों बातें बतानी होती है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो या इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड पर होती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेंगी, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे ऐड हो रही है, रिएक्शन रिवर्स जाएगा, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द एडेड हीट। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो प्रोडक्ट का एज अ प्रोडक्ट एक्ट कर रही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रिएक्शन विल मूव इन द, जब टेम्परेचर आप क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द हीट, क्योंकि आप हीट वैसे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक हो गया। फिर है हाउ डज द चेंज इन प्रेशर और द वॉल्यूम शिफ्ट द पोजीशन। अब चेंज का पूछा, ये नहीं पूछा इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, तो फिर हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें, क्योंकि तो हम इस तरह से लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा और रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसी का उल्टा हम कर लेंगे कि अगर प्रेशर, या वाइस वर्सा भी लिख दें आप, या एक और लाइन लिखना चाहते हैं लिखते हैं, इफ़ प्रेशर विल डिक्रीज देन वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड द रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, इट मीन्स कि वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। कैटलिस्ट देखें, कैटलिस्ट क्या करता है कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस को अफेक्ट करता है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज़ करेगा, रिवर्स को भी तेज़ करेगा। तो ओवरऑल जो है वो इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता कैटलिस्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम को अचीव फास्ट कर लेता है, ठीक है। इट डिक्रीजेज द टाइम इन विच द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है, सिंपल है ये ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये पहला जो है आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है, ये बी भी एक्सक्लूडेड है। अब लास्ट में सिंपल, या अगर आपको वैल्यूज़ इस तरह से सारी दी हुई हैं, अब आपको देखें ये नहीं बताया हुआ कि ये क्या हो रहा है, यानी ये आपको पता है कि अगर सॉलिड लिक्विड के साथ डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, कंबाइन कर रहा है, और ये आपके पास पोटेशियम और ब्रोमीन सॉलिड में आज आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है KBR इनको लिखना चाहिए था,
ये इन्होंने अलग अलग लिख दिया है। ये पॉजिटिव साइन जो है ना वो इधर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सॉलिड बन रहा है KBr। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, डेल्टा H नॉट F है ये। और ये देखिए ये सबलाइम कर रहा है तो ये डेल्टा H नॉट S है। और ये आयनाइजेशन हो रही है डेल्टा H नॉट IE आयनाइजेशन एनर्जी, और ये एटोमाइजेशन है, और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। तो आपने बस इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें ये लैटिस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन में से ये सारी हीट्स जो है वो हमने माइनस करनी है। हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एटोमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमें पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी रिलीज़ होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस डालेंगे। अब जो जो भी वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू दैट उसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहेंगी। जैसे डेल्टा HF नॉट जो है वो माइनस में है, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस में, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में, एटोमाइजेशन प्लस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर लैटिस एनर्जी का आ जाएगा -672। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है इसको 2017 के जो सेकंड सप्ली का पेपर था उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया हाफ आवर में, ठीक है। और इंशाल्लाह देखिए बहुत सारी सब चीज़ें मतलब आप ऑलमोस्ट रिपीट हो रही हैं। पूरे पेपर में कोई 1 2 या हार्डली 3 क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। बाकी डायपोल मोमेंट वाला, या अभी आप कह लें ये बॉर्न-हेबर्ट साइकिल वाला, या वट एवर लीच-चैटलर प्रिंसिपल वाला जिसमें हमने टाइम लगाया, या न्यूमेरिकल्स देखे सारे ये वाला, ये सब रिपीटेड हैं, सब के सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिर्फ आपको डिस्कस अभी इस वजह से किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अच्छा ये कैसे होगा ये कैसे होगा। इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना और बहुत अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।